हैं तो बोन का मतलब हो गया हड्डियां। तो हड्डियां अकेली तो खड़ी नहीं है, तो हड्डियों के साथ क्या जुड़ा हुआ, ये लिगामेंट है। कैसे लिगामेंट है, ये क्यों लिगामेंट है? लाइगर, लाइगर एक वर्ड है, लाइगर लेटिन का। लाइगर का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। तो लिगामेंट क्या जोड़ता है, दो हड्डियों को जोड़ता है। एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने वाले फाइबर्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। अगर लिगामेंट टूट गया है वापस बन जाता है। तो लिगामेंट वापस कैसे बनेगा, रिवर्स एज स्प्रे यूज करने से लिगामेंट वापस बन जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम खाने से कैल्शियम आपकी बॉडी में असिमिलेट हो जाएगा। विटामिन डी जो है, विटामिन D3 जो है वो राजकुमारी है, वो जब कॉलेज जाती है तो कैल्शियम मैग्नीशियम पीछे पीछे आते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नॉर्मली कहां होता है, हड्डियों के बीच में होता है, हड्डियों के बीच में होता है फॉस्फोरस। और कैल्शियम जो है इसको बनाता है हड्डियों को। मैग्नीशियम भी यही काम करता है। मैग्नीशियम नॉर्मली जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है। तो इन सब के यूटिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, विटामिन D3। तीन चीजें नोट करिए लिगामेंट और बोन के लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन D3 रिवर्स एज। ये तो हो गई बोन से बोन को जोड़ने की बात। बोन को खड़ा रखना, खाली हड्डियों का ढांचा खड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। तो उसको खड़ा रखने के लिए किसकी जरूरत है, मांस की जरूरत है। मांस मतलब वजन है ना, मसल्स की जरूरत है। मसल्स क्या है, मीट है। मसल्स क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन से मसल्स बनता है, ठीक है। उसमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। तो अब उसके साथ जोड़ना है, तो हड्डी के साथ चिपक करके मसल्स जो है रहता है। अगर वो हड्डी को पकड़ के रखता है तो आप खड़े हैं, आपका हाथ खड़ा है, नहीं तो हाथ लटक जाएगा, है ना। तो आपके हाथ को सीधा कौन रखा हुआ है, लिगामेंट्स एंड वो जो मसल्स जो इसको पकड़ के रखे हुए। तो जो मसल्स पकड़ के रखे हुए हैं उनको बोलते हैं टेंडन्स या टेंडन्स, ठीक है ना। अब टेंडन्स जब ढीला पड़ जाता है तो दर्द होता है। तो कहां दर्द होता है, हड्डी के पास दर्द होता है। और आप क्या करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये हड्डी का दर्द है, बट एक्चुअल में वो हड्डी का दर्द नहीं है। वो किसका दर्द है, मसल्स का दर्द है, जो वहां से डिटेच हो गया है, जो वहां अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो वहां क्या करने से ठीक होगा, अब उसको अटैच करने के लिए, उसके फाइबर्स को वापस जोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ क्या खाना चाहिए, दाल थोड़ी ज्यादा खाना। नॉनवेज खाते हैं तो चिकन खाइए, अंडा खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिक फंक्शंस को फास्ट करने के लिए डाइजेस्टिव ड्रॉप्स जो है वो लेने चाहिए। अब टेंडन्स का, लिगामेंट्स का डाइजेशन के साथ लेना देना कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। बहुत अलग अलग चीजें हैं। ऑर्थोपेडिक अलग चीज हो गई है, जनरल मेडिसिन अलग चीज हो गई। आप किसी डॉक्टर से पूछने जाएंगे, रिफ्यूज कर देगा, बोलेगा इसका डाइजेशन से क्या लेना देना है। मैं बताता हूं डाइजेशन से क्या लेना देना है। आपने एक टेबलेट खाया और मैंने आपकी टेबलेट को स्टमक तक पहुंचने ही नहीं दिया, मैंने आपका स्टमक निकाल दिया, मैंने आपका लीवर निकाल दिया। अब वो टेबलेट कहां जाएगी, वो टेबलेट यूज होगी नहीं होगी। वो टेबलेट यूज कैसे होगी, स्टमक उसको एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी करेगा, लीवर उसकी बायो अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उसको असिमिलेट करेगा, तब जाकर के वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड में जब जाएगा तो पूरी बॉडी में फिर वो जाएगा, तब वो काम करेगा। इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जरूरी चीज होता है। इसलिए मैं कहता हूं लिगामेंट्स हो या टेंडन्स हो, उसको वापस चिपकाने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम
का तो काम है ही है, विटामिन D3 का काम है, बट वहां डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा रोल प्ले करेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। बोन्स इन आवर बॉडी 270 हड्डियां होती है जब हम पैदा होते हैं, 206 बचती है, कभी कभी 213 भी बचती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 206 बोन्स होती हैं, कि 207 बोन्स होती हैं या 209 बोन्स होती हैं। कभी बहस मत करना, मेडिकल साइंस बहस का विषय नहीं है। मेडिकल साइंस में रोज नई चीजें सामने आ रही है। कल तक जिन चीजों को बहुत बढ़िया बताया जाता था कि सूरज की गर्मी में बैठने से विटामिन D मिलता है, मैं आज का आर्टिकल पढ़ा हुआ बता रहा हूं, सूरज की धूप में बैठने से कोई विटामिन D फ्री नहीं मिलता। क्या करोगे अभी आप बताओ? अब आप कहोगे मैंने 2009 का आर्टिकल पढ़ा हुआ है, 2009 का आर्टिकल पीछे रह गया, नए रिसर्च हो गए हैं। ओजोन लेयर, अब हमारी जो लेयर हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर हैं, उन लेयर्स के पास इतना कचरा जमा हो गया है कि वहां जो चीज पहुंचनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है हमारी बॉडी के पास, एक्चुअल में वही अल्ट्रावायलेट रेज जो है विटामिन D बनाती है हमारी बॉडी में। अच्छा साहब, मैं तो साहब 5 मिनट धूप में टहलता हूं तो मुझे तो विटामिन D की जरूरत नहीं है। मेरे भाई 40 मिनट कंटिन्यूसली रोज बैठना पड़ेगा, तब विटामिन D ऑप्टिमाइज होगा। ऑप्टिमाइज का मतलब जानते हो? है ये बोतल इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब पूरा भरना, खाली चीज को भरना, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। तो विटामिन D का ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा? विटामिन D अगर आपकी बॉडी में पहले से कम है, आप मोटे हो जाएंगे। विटामिन D अगर आपकी बॉडी में कम है, हड्डियों की बीमारियां हो जाएगी, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाएगी, आपको लेट्रिन नहीं लगेगी। क्योंकि अच्छा देखिए, विटामिन D की बात पे लेट्रिन नहीं लगेगी, लोग हंसेंगे, बोलेंगे कौन पढ़ाता है रे तुमको, कौन है? बोले डॉक्टर कैलाश दीवान है। अब पागल है क्या साला? विटामिन D का लेट्रिन लगने से क्या लेना देना है, पूछेंगे लोग। तब उसको बोलना विटामिन D नहीं होगा तो मैग्नीशियम का असिमिलेशन नहीं होगा, मैग्नीशियम का असिमिलेशन नहीं होगा तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा, मैग्नीशियम बॉडी में नहीं होगा, सवेरे लेट्रिन नहीं लगेगी। इसके अलावा मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है, मैग्नीशियम ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है, तो चिड़चिड़ापन भी होगा। इसलिए कहते हैं टट्टी नहीं लगती है तो आदमी परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता कि नहीं रहता? जिस दिन लेट्रिन नहीं लगती है क्लियर, उस दिन पूरा मन करता है लड़ ले किसी से। क्यों? मैग्नीशियम की वजह से। सिंपल सा फंडा है, ठीक है? मैं खूब पानी पीता हूं सर, मैं दिन भर पानी पीता हूं, लेट्रिन नहीं लगती। अब एक आयुर्वेदा वाले डॉक्टर साहब मुझसे लड़ने लगे थे छत्तीसगढ़ से, सर पानी पीने से जो है ऐसे। मैंने कहा पानी पीने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोले गर्म पानी, तुम उबलता हुआ पानी पी लो, अपना मुंह डाल दो कढ़ाई में, कुछ नहीं होगा। लेट्रिन लगने के लिए तो मैग्नीशियम का होना जरूरी है। हाँ, तुम कितना फाइबर खा लो, पत्ता गोभी कूट कूट के खा जाओ तुम साला, पूरा 15 किलो गोभी खा जाओ पहले दिन, दूसरे दिन तुम्हारी बॉडी में अगर मैग्नीशियम नहीं है, लेट्रिन नहीं लगेगा। ये पता होना जरूरी है, ठीक है साहब? तो इसलिए बहस नहीं। देखिए, बोन्स की बात करते करते मैग्नीशियम पे आ गए, इसलिए कहते हैं ये कथा है। मेरी ट्रेनिंग्स जो है वो कथा की तरह है, कौन सी बात कहाँ निकल जाती है, नोट करेंगे, फायदा करेगा आपको, ठीक है साहब? तो अब ये किस तरह की चीजें हैं साहब? कुछ हड्डियां ऐसी है जो फिक्स है, कुछ हड्डियां ऐसी है जो फोल्ड होती है ना? उंगलियां जैसे फोल्ड होती है, एल्बो फोल्ड होता है। ये कुछ जॉइंट्स हैं, स्कल के जॉइंट्स हैं जो फोल्ड नहीं होते, एक ही बार फोल्ड होंगे उसके बाद नमस्ते हो जाएगा, इसलिए स्कल फोल्ड नहीं होता है। उंगलियां फोल्ड होती है, एल्बो फोल्ड होता है, लेग्स फोल्ड होते हैं। तो जहां जहां से फोल्ड होते हैं उनको हम जॉइंट्स कहते हैं, और जहां जहां फोल्ड नहीं होते हैं उनको भी जॉइंट्स ही कहते हैं। दोनों को जॉइंट्स ही कहेंगे, बट ये मूवेबल जॉइंट्स हैं, ये नॉन मूवेबल जॉइंट्स हैं। इतनी सी बातें कर देते हैं। बाकी जॉइंट्स में नॉर्मली हम कंसीड करते हैं उंगलियां, घुटने, इनके फ्लेंजेस, और सबसे स्पेशल वर्टिब्रास जो आपके ये स्पाइनल बोन में होते हैं, ठीक है?
इतनी सी बात करेंगे, खूब लंबा विषय नहीं है। हड्डियां एक दो तरह के सेल्स होते हैं, ब्लास्ट सेल्स और क्लास्ट सेल्स। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लास्ट सेल और क्लास्ट सेल बनाता कौन है? यहां बड़ी बात आती है प्रोटीन की। अगेन मैं बोलता हूं, प्रोटीन आपकी बॉडी में होना जरूरी है। अगेन ये कहां से बनेगा? ये कैल्शियम से बनेगा। अगेन मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, है ना, ये इसके लिए जरूरी है। तो क्या करता है ऑस्टियोक्लास्ट जो है, वो क्या करता है, हड्डी को खाता है, खत्म करता है। ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को खा के खत्म करता है। हड्डी को खा के खत्म क्यों करना है? बचपन में हड्डियां छोटी थी तो उनको खाते खाते पीछे से खाता गया, नई हड्डियां बनती गई, दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, क्लास्ट खाता है, ब्लास्ट बनाता है। तो अपने आप बना देगा? नहीं बनाएगा, मटेरियल चाहिए। तो अब घर बनाने वाला आदमी, आप ये बोलोगे कि साहब दिनेश राजपूत जी घर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, घर बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए ना? नहीं, सीमेंट तो नहीं है, तो घर किससे बना है? फूंक से बना रहे हैं, कागज से। दिनेश राजपूत जी को अगर घर बनाना है, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल का नाम क्या है? न्यूट्रिशंस। हम किस में डील करते हैं? न्यूट्रिशंस में। हम किस में काम करते हैं? बनाना, बचाना, चलाना, मरम्मत करना। आपने लिखा था पिछली बार? नहीं लिखा तो अब लिख लीजिए। बनाना टू प्रोड्यूस, टू मेक, है, बचाना टू प्रोडक्ट, टू प्रोटेक्ट। किसको? बॉडी को, बॉडी के ऑर्गन्स को। प्रोटेक्ट टू रिपेयर एंड टू मेक देम रन, टू यूज देम। ये चार काम किसके हैं? न्यूट्रिशंस के हैं। बहुत जरूरी चीजें हैं, ये याद कर लो। तो साहब ये इस तरीके से ब्लास्ट और क्लास्ट सेल्स होते हैं। पुरानी हड्डियां गल जाती हैं, पुरानी हड्डियों को खा जाता है, नई हड्डियां बन जाती है। लेकिन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की और विटामिन D3 की। दर्द होगा तो क्या करेंगे? हमारा पेन ऑयल है उसकी मालिश करेंगे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है हड्डियों में, जोड़ों में दर्द का होना, हमने पिछली बार बताया ही था, है ना। इसके अलावा स्वेलिंग्स का आ जाना। क्यों आता है? कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, विटामिन D3 की कमी। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मोटा मोटी आपको पकड़ में नहीं आएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है ना, आर्थराइटिस क्या होता है, ये जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा, बाहर से देख के नहीं समझ में आता। RA फैक्टर क्या है? अब आप फील्ड में है, RA फैक्टर कैसे चेक करोगे? तो उसका नॉलेज होके भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी क्या देखना पड़ेगा? अगर जोड़ों में दर्द है और सूजन है तो जोड़ों को पकड़िए, पकड़ के ऐसे ऐसे फील करिए। मैं आपको गजब की चीज बता रहा हूं, देखो ये फील्ड में काम आएगी। ऐसे ऐसे करिए, इसको ऐसे ऐसे करिए, सारे जोड़ों को ऐसे ऐसे चेक करिए, चेक करिए। अगर उसमें दाना दाना अगर रेत भरी हुई दिखाई दे, पकड़ में आए इसमें रेत भरी है ना, जैसे इसमें बारीक बारीक से दाने कुछ डाल रखे हैं, राई जैसे कुछ दाने हैं, तो वो क्या है? यूरिक एसिड है। तो इसको क्या कहेंगे? गठिया की बीमारी। इसको क्या कहेंगे? गाउट। लिख लीजिए, जहां दाने हैं वो क्या हो गया? गाउट हो गया। अगर जो उसमें दबाने से स्पॉन्जी स्पॉन्जी लगता है तो इसका मतलब क्या हो गया है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, दर्द को समझ लेते हैं। दोनों ही दर्द में हमारा जो पेन रिलीफ ऑयल है वो बहुत शानदार काम करता है। कंटिन्यूसली अगर 3-4 महीने तक हमारे पेन रिलीफ ऑयल का मसाज धीरे धीरे अगर करेंगे तो किसी भी तरीके का पेन होगा उसमें डेफिनेटली आराम मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम होगा। अब दर्द की बात करते हैं, दोनों में अलग अलग तरह का दर्द होता है या एक तरह का दर्द होता है? एक झटके में पकड़ में आएगा। जब आप फील्ड में जाएंगे, एक ही दिन में अगर आपने 5-7 पेशेंट देख लिए हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के या जॉइंट पेन के,
25 बार डॉक्टर दीवान को थैंक यू बोलोगे, मेरी गारंटी है। क्यों बोलोगे? ऐसे दबा के देखा है तो पता लगा उसमें रेत भरी हुई है, गाउट है। ऐसे दबा करके देखा, स्पॉन्जी स्पॉन्जी लगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। उसके बाद दूसरी चीज, उंगलियों को फोल्ड करो, तो बंदा फोल्ड कर देता है। आप बोलते हो वेरी गुड, बोलता वेरी गुड नहीं सर, सुबह उठता हूं तो फोल्ड नहीं होती है। तो इसका मतलब है कभी कभी दर्द होना, स्पेशली सुबह के टाइम दर्द होना, स्पेशली सर्दियों में दर्द होना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। कंटिन्यू दर्द होना, दिन भर में कभी भी उंगलियों का फोल्ड नहीं होना, गाउट का दर्द। क्या मजा आ गया, सोचिए। हैं? आप खड़े खड़े बता देंगे, इधर आप दिकाशो चलो এরকম करो, এরকম করতে পারি না, गाउट আছে, तुरंत पकड़ में आया साला गाउट है। क्या करना है? प्रोटीन खाना बंद करो, मछली बंद कर दो, चिकन बंद कर दो। गाउट वाले आदमी को प्रोटीन बंद करा देना है। गाउट वाले आदमी को, जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, दारू पीना बंद करो, घी खाना बंद करो, मछली चिकन खाना बंद करो, बिल्कुल प्रोटीन नहीं देना। प्रोटीन देना 4 महीने के लिए बंद करो, 5वें महीने से उस बंदे की उंगलियां सुंगलियां ऐसी फोल्ड हो जाएगी, क्रिकेट खेलने जैसा हो जाएगा। गाउट को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। मजेदार चीजें बता दी सर मैंने आपको। साहब व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से क्या होता है? जोड़ों का दर्द होता है। क्यों संजय दा, बराबर है कि नहीं है? एकदम सर, सही, एकदम जबरदस्त। एकदम गलत बात है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। इम्यूनिटी कमजोर होने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है। कैसे कंफ्यूज हो जाती है? देखिए, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है ना, सिक्योरिटी गार्ड है। गेट पे एक आदमी आया, बूढ़ा आदमी है, पाजामा पहने हुए, चप्पल पहने हुए है, और वो आदमी गेट पे घुसने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसके छाती पे धक्का मारा, गिरा दिया, बाहर निकलो यहां से। गांव देहात से उठ के साला आ जाता है, हैं? पता है ये निरंजन सर का बंगला है, तुम कहां से आ गया उठ के? तुम जानता है किसका बंगला है? अंदर घुस, साइड में खड़े हो जाओ, साहब आने वाले, हटो हटो हटो। अरे तो तुम दादा मेरी बात तो सुनो। नहीं 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 सुन रहा, अभी आ रहे हैं, बलराम सर आ रहे हैं हमारे। बाप साला, तुम जानता है साहब का बंगला है, साहब का बंगला है। अब उसको वो बूढ़ा आदमी बताने जा रहा है। हाँ सुदामा जी, कौन कौन बीच में कुछ कर रहा है? सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहा है। सुदामा जी, सुदामा जी। तो वहां वो बार बार उसको धक्का मारता है, और इतने में बलराम सर की गाड़ी आती है, निरंजन सर की गाड़ी आती है, मोहन सर की गाड़ी आती है, संजय सर की गाड़ी आती है। साहब आते हैं और एकदम से गाड़ी रोक करके उतरते हैं, बोलते मामा जी आप यहां कैसे? और सिक्योरिटी गार्ड ऐसे कांपने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है मुझे मालूम नहीं था कि ये आपके मामा जी हैं। आपकी बॉडी में भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपकी बॉडी में भी पुलिस फोर्स है, आपकी बॉडी में भी WBCs हैं, आपकी बॉडी में भी एंटीबॉडीज हैं। ये सब क्या करते हैं? बाहर से आने वाले को गोली मारते हैं। बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो क्या करेगा? गोली मारेगा उसको। हटाओ साले को, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया किसमें है सबसे ज्यादा? इडली खाते हैं उसमें बैक्टीरिया है, डोसा खाते हैं उसमें बैक्टीरिया है, रात के बचे हुए चावल खाते हैं उसमें बैक्टीरिया है, दही खाते हैं उसमें बैक्टीरिया है। अगर आपकी बॉडी को प्रोग्राम्ड नहीं किया हुआ है तो सब चीजों को मार देगा, तो आपकी बॉडी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से आपकी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड जब कंफ्यूज हो जाता है तो आपके घुटनों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसको सुखा देता है। बोलता है साला पानी भर गया है। अब वो गंवार आदमी लैपटॉप को धो देगा, तो आपने अपने नौकर को बोला साफ सफाई करके रखो, उसने अपना आपका मोबाइल फोन निकाला, बाल्टी में भिगोया,
धोके रख दिया। बोले बलराम सर आपका फोन धोके रख दिया, मैंने सुखा दिया मस्त। बलराम सर बोले साला सत्यानाश कर दिया, गंवार आदमी। बोले और क्या किया है? बोले सर मैंने आपके 2 लैपटॉप भिगो के रखे हैं, कल दूंगा उसको। तो क्या हो गया, आपका अपना आदमी है, कंफ्यूज हो गया है। आपकी बॉडी भी ऐसे कंफ्यूज होती है, साइनोवियल फ्लूइड को खा जाती है। साला पानी भर गया है इधर, हटाओ, पहुंच पहुंच करके सूखा करके दे देता है। सवेरे पता लगा बलराम सिंह जी उठ भी नहीं पा रहे, सुसु करने के लिए भी डाउनलाइन को आना पड़ रहा है। एक इधर से उठा रहा है, एक इधर से उठा रहा है, अपलाइन को मूतने ले जाना। क्यों? इनकी बॉडी कंफ्यूज हो गई है। तो बॉडी कंफ्यूज होती है, इम्यून सिस्टम जब आपका कंफ्यूज हो जाता है तो कई तरीके के रोग होते हैं, उसमें से एक रोग साइनोवियल फ्लूइड का गड़बड़ होना है। यहां आप क्या करेंगे, आप जितना ज्यादा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे उतना ही ज्यादा तरीके से वो आपके साइनोवियल फ्लूइड पे अटैक करेगा। क्या करोगे ऐसे में? आप क्या करोगे, नीचे आतंकवादी भरे हुए हैं, गांव पूरा भूखों मर रहा है, आतंकवादियों के हाथ में बंदूकें हैं, हेलीकॉप्टर से आपको खाना फेंकना है। कौन खाएगा खाना? सबसे पहले तो आतंकवादी खाएंगे, वो मजबूत होंगे, है ना। तो यहां रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हमको इम्यूनिटी को थोड़ा सा डाउन करना होता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनानी होती है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, ये जो चीजें हैं इनको हम इस्तेमाल में लाते हैं। D3 वगैरह जो बोन के लिए जरूरी होती है उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। और साइनोवियल फ्लूइड जिससे बनता है हम सिर्फ उन्हीं चीजों को खाते हैं, बाकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करने से हम बचते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि इम्यूनिटी की वजह से कौन सी बीमारियां होती है। मोर देन 100 डिजीज हैं जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से या इम्यूनिटी जो है कंफ्यूज होने से, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, वो हो जाती है। थायराइड फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, ब्रेन जो है उसके फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। आज उस पर बात नहीं करेंगे, आज हम थोड़ा सा बोन की बात कर लेते हैं। ऑस्टियोन का मतलब होता है हड्डी, ग्रीक लैंग्वेज में ऑस्टियोन का मतलब होता है बोन, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, ऑस्टियो का मतलब हड्डी। ऑर्थ्रो, ऑस्टियो, ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब क्या हो गया, ऑस्टियो का मतलब हड्डी और आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, यानी कि हड्डियों का जॉइंट। देखिए बात बन गई, समझ में आ गई। ऑस्टियो मतलब हड्डी, आर्थ्रो मतलब जोड़, किसका जोड़, हड्डियों का जोड़, ऑस्टियो आर्थर, हड्डियों का जोड़। एक चीज इसमें और लगी हुई है, लास्ट में क्या लगी हुई है, आइटिस, लिख लो आइटिस, कागज में लिख लो आइटिस। आइटिस का मतलब होता है दुख देना, आइटिस का मतलब दुख देना। किस तरीके से, सूजन आना, लाल होना, है दर्द होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। आइटिस, जहां भी आइटिस लगेगा इसका मतलब है तकलीफ का होना। कंजक्टिवाइटिस, आंखों की तकलीफ। स्टोमेटाइटिस, मुंह की छाले की प्रॉब्लम। गैस्ट्रोएंटाइटिस मतलब गैस्ट्रिक रिलेटेड तकलीफ। और कोई आइटिस बताइए, रियोमेटाइटिस, आइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों के जोड़ का तकलीफ देना, किस तरीके से, सूजन का आना। ठीक है, आइटिस जहां भी लगा है इसका मतलब क्या हो गया है, तकलीफ का होना उसमें। ठीक है, अब किस तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे हो रहा है, ये देखो जी, ये ब्लू कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये कुशन है। दो हड्डियों के बीच कुशन होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का, म्यूकस का, उसका बना हुआ होता है। ये धीरे धीरे घिसने लगता है। क्यों घिसता है, या तो आप में कोई बीमारी इस तरीके की हो गई है जिसकी वजह से वो कुशन घिस गया है, या फिर ओवर यूज होने की वजह से वो घिस गया है। ठीक है,
तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, एक तो पेन सबसे पहले। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप एनसेड्स खाते हैं, एनसेड्स क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एनसेड, इसमें स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एनसेड पेन किलर्स हैं। पेन किलर्स जाकर के क्या करते हैं, आपके स्टमक के अंदर, आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है उसके प्रोडक्शन को रोक देते हैं। एसिड का प्रोडक्शन रुकेगा, खाना नहीं पचेगा, खाना सड़ेगा, खाना नहीं पचेगा, 70 तरह की बीमारियां आपकी बॉडी में हो जाएंगी। ठीक है, हिस्टामाइन के रिलीज को रोक देगा। हिस्टामाइन का रिलीज रुक जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कहां बीमारी है, क्योंकि बीमारियों को बताने वाला, आपके घर में चोरी हो गई है और आप डरे हुए हैं कि नहीं, आपके ऑफिस में चोरी हो गई, आप रात को सो रहे, एक दिमाग लगाइए, देखिए सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके ऑफिस में चोरी हो सकती है, रात को आपको आपका बंदा कोई चोरी की इंफॉर्मेशन देगा, आपने क्या किया, टेलीफोन का तार काट दिया, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया, पूरे घर को बोल दिया मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, तार काट दो। इसका मतलब क्या हुआ, दर्द निवारक दवाई खा ली, पेन किलर खा लिया। पेन किलर खाने का मतलब मोबाइल स्विच ऑफ करना, फोन का तार काटना। अब क्या चोरी रुक गई? नहीं, चोरी तो हुई है। आपको फोन कैसे करेगा? आपका सिक्योरिटी इंचार्ज आपको फोन करना चाहता है कि आपके ऑफिस में चोरी हो गई है, आपने फोन का तार काट दिया, आपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, अब आप खुश हैं, पति पत्नी बच्चे मजे से हलवा पूरी खा रहे हैं, देखा, कोई झंझट नहीं। झंझट तो है दादा, सूचना नहीं है। लफड़ा तो हुआ है ना, फोन नहीं आया है। ये पेन किलर दवाइयां खाने का मतलब क्या होता है, हम स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, लफड़ा तो है, दर्द खत्म कर दिया हमने। दर्द खत्म करने का मतलब है बीमारी ठीक होना, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को ये बोलना पड़ेगा कि देखो जी सर, हमारा पेन किलर ऑयल है, पेन रिलीफ वाला ऑयल, आपको कम से कम 4-5 महीने 2 बार दिन में लगाना है, और गर्म पानी से ही आपको नहाना पड़ेगा। अब आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, अगर ठंडे पानी से नहाना भी है तो अपने घुटनों को, अपने जॉइंट्स को बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, खाली अपना पेशाब करने वाला जो एरिया है उस एरिया को बचा लो, वहां गर्म पानी मत लगने दो। अब संजय दा पूछेंगे सर उसको क्यों बचाना है? आप जहां से सुसु करते हैं, जहां से बच्चे पैदा करते हैं, जेनाइटल ऑर्गन जो अंडकोश है ना, उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है और उसको कम रखना पड़ता है। जो भी लोग गर्म पानी से उसको धोते हैं वो बाप नहीं बनते, बहुत मुश्किल। हाँ, जवानी के दिनों में, अब चूंकि हम बाहर रहे हैं तो जहां सर्दी बहुत ज्यादा होती थी तो लड़के क्या करते थे, बड़े मजे से जो है वो गर्म पानी लेकर के उसको धोते थे, बोलते थे सर गर्म पानी। मैं बोलता था इसको तो ठंडे पानी से ही धोना पड़ेगा, कितनी सर्दी क्यों नहीं हो, ठंडा पानी, गर्म पानी से धोगे तो, है ना, पुत्रश्री पिताश्री लिखने में तकलीफ आएगी, फिर सन ऑफ नहीं होगा। तो नहीं लिख पाओगे, इसलिए उस पार्ट को खाली जो है ठंडे पानी से धोना, बाकी जॉइंट्स को आपको गर्म पानी से धोना पड़ेगा। इतनी बात हो गई। इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, इसको हम कुशन कहते हैं, इसी का नाम है कार्टिलेज का घिस जाना, कुशन का घिस जाना। ये घिस जाता, ठीक भी हो जाता है, वापस बन जाता है। ठीक है, रिवर्स एज कंटिन्यूअसली दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा क्लोरोफिल बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, क्लोरोफिल का नाम जब कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन सुनेगा तो हंसेगा, बोलेगा साला कौन बेवकूफ डॉक्टर है, मेरे से बात करवाओ, है ना। क्लोरोफिल का डायरेक्ट कनेक्शन भले ही नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, और आपकी बॉडी से जब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और कुशन वगैरह बनना शुरू हो जाता है। आगे चलते, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब साइनोवियल फ्लूइड का खत्म होना और उसकी वजह से बॉडी में दर्द होना, वेट बढ़ने की वजह से भी होता है। तो क्लोरोजेनिक एसिड इसमें काम करता है, वजन को कम करने के लिए विटामिन D3 बड़ा रोल प्ले करता है, इसको ध्यान में रखिए। तो D3 अगर आपने दिया रेगुलरली किसी को तो उसका
वजन कम होगा, वजन जब उसका कम होगा तो जोड़ों के ऊपर थोड़ा सा कम वजन पड़ेगा। आगे चलते हैं, एनसेड्स की बात हमने कर दी। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस का मतलब होता है वीक, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, ऑस्टियो का पोरस होना, हड्डियों का पोरस होना, हड्डियों का कमजोर होना, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। कैसे कमजोर हो गया? हड्डियों के अंदर हड्डियों का खोखला हो जाना, है ना, होलो हो जाना। अभी आपको मैं दिखाता हूं, ये आप इसको देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखो, ये डेंसिटी है, ये हेल्दी बोन है, और इसमें देखिए कितने बड़े बड़े छेद हो गए हैं इसमें, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। तो हड्डियां जब खोखली हो जाएंगी तो फ्रेजाइल हो जाएंगी, जल्दी से टूट जाएंगी। ठीक है साहब, तो ऑस्टियोपोरोसिस, और इसका इलाज क्या है? भरपूर कैल्शियम, भरपूर मैग्नीशियम, भरपूर फास्फोरस जो हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम में है, विटामिन D3 को खाना, प्रोटीन खूब खाना। ठीक है, ये हो गया। आगे पेरियोडोंटल टिश्यूज को हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नहीं तो टॉपिक, फिर बात करेंगे। अभी तो हम जुड़े ही हैं, है ना, अभी खूब बातें करनी बाकी है। अभी तो एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। अभी आगे आने वाले टाइम में डायबिटीज पे बात करेंगे, उससे आगे आने वाले टाइम में फिर हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। अभी हमारा जो राइनो जो प्रोडक्ट आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा फिर एक एक बीमारी पे बात करते चलेंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पे बात करेंगे, किडनी पे बात करेंगे, सारी बीमारियों के ऊपर हम बात करेंगे। तो उसमें कौन से हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं वो भी बताएंगे। डाइटरी चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है, हमारे प्रोडक्ट के अलावा भी उसको किन चीजों का ख्याल रखना है, इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोग स्वस्थ रहें, है ना। हम अपना एक प्रोडक्ट दे दें और अपना प्रोडक्ट देने के बाद उनको कुछ चीजें समझा दें तो रिजल्ट थोड़ा जल्दी दिखाई देगा, तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। इसको समझ लो, ये जरूरी चीज बता रहा हूं एक, है ना, एकदम से मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये पिक्चर इसमें डाल दी। हालांकि इसका बोन से, जॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, नर्वस सिस्टम से लेना देना। लेकिन क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे जब ठोकर लगती है, या रीढ़ की हड्डी जब कंप्रेस होती है ज्यादा एक्सरसाइज करने से, एक्सीडेंट होने से, या बोन डिफॉर्मिलिटीज की वजह से, या डिस्क घिस जाती है, दो हड्डियों के बीच में जो कुशन है, वो कुशन जब घिस जाता है तो एक हड्डी दूसरे हड्डी को दबाती है, जब दबाती है तो उसका अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो दबता है, और वो जब दबता है तो किस तरीके से बीमारियां पैदा होती है उसको आप नोट कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पानी जब भी पीते हैं ऊपर से कभी नहीं पीना, मैं तो गलती कर रहा हूं, मुंह लगा के पानी पीजिए, क्योंकि ऊपर से जब पानी पीते हैं तो साथ में हवा जाती है, उसको हम बोलते हैं एरोफेजिया। एरोफेजिया होने से पेट बढ़ता है, मेरा पेट इसी की वजह से बढ़ा है, पहले मेरा पेट उतना बढ़ा हुआ नहीं था। एरोफेजिया, बातें करते करते खाना खाना, एरोफेजिया, है ना, इसलिए हवा नहीं खाना है। हाँ जी, देखिए, सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं C1 से C7, है ना। सर T1 T2 क्या है, C1 C2 क्या है ना, S1 S2 क्या है, ये ऐसा है। C1 से लेके C7 तक जो हड्डियां है, जो जोड़ है, मणके हैं पीछे हमारे पीठ में, स्पाइन में, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। अब क्या होगा, अगर C1 और C2 कंप्रेस होगा, या ऐसा मान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पेन में कोई सा भी मणका अगर एक दूसरे को दबाएगा तो किस तरीके से वो एग्जिबिट करेगा, उसको नोट करिए। हेड और ब्रेन, इनर और मिडल ईयर। अब आप देखिए, एक पेशेंट आपके पास आता, क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मन करता है आज का पूरा टाइम इस पे लगा दूं। आपके पास एक पेशेंट आया, ध्यान से सुनिए, और बोलते हैं कि सुनाई नहीं देता है। अच्छा, कभी सुनाई नहीं देता? नहीं नहीं, कभी कभी सुनाई देता है, कभी कभी सुनाई नहीं देता है। और जब सुनाई नहीं देना होता है तब क्या होता है, धीरे से सीटी बजती है कान में, फिर सुनाई देना बंद हो जाता है।
फिर वापस कैसे सुनाई देता है? सीटी बजती है कान में, जैसे माइक के पास जाते हैं, है ना, माइक जब उसके क्या बोलते हैं, मैग्नीफायर, क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीफायर के पास जाता है तो सीटी बजती है, चे करके माइक करता है, दूर चले जाते हैं तो सीटी बजना बंद हो जाती है। जब भी कानों में सीटियां बजती है, सुनाई देना कम हो जाता है, तो आपको ये डाउट होना चाहिए कि इसका सर्वाइकल स्पाइन में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। देखिए, रीढ़ की हड्डी की वजह से सुनाई देना कम हो सकता है। आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, है थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है शोल्डर की प्रॉब्लम और टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम कंप्रेस हो रहा है वहां पे। ठीक इसी तरीके से T1 से लेके T12 के बीच अगर कंप्रेशन कहीं होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, फिंगर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर आर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी और यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम आती है तो फिर सेक्स ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू होता है और पैर जो है कपकपाना शुरू करते हैं। ये सिस्टम है जब इसके अंदर का स्पाइनल कॉर्ड जब दबता है तो इस तरीके की बीमारियां सामने आती है। एक पूरा लेक्चर में करूंगा, नर्वस सिस्टम पे जब बात करूंगा तो इन सब को आपको बताऊंगा, ऐसे गजब गजब के जादू आपको सिखाऊंगा कि आप किसी बंदे को देख करके उसका अंगूठा देखेंगे। हमारे एक मित्र हैं, दुर्ग में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में। मैं एक दिन उनके घर गया हुआ था और उनकी माताजी हमारे सामने आके बैठी थी। तो वो बुजुर्ग हैं, अम्मा है, तो हम उनके पैर छूने के लिए झुके। जब मैंने उनके पैर छुए तो मैंने बैठते ही अम्मा को देखा और उसको मित्र को बोला, मैंने कहा हॉस्पिटल लेके चले जाओ। अरे बोले भैया क्या हो गया? मैंने कहा अम्मा जी का हार्ट बहुत कमजोर हो गया है। बोले भैया हॉस्पिटल से ही लेके आए हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि अम्मा जी का हार्ट प्रॉब्लम है? मैंने कहा मां के पैर के अंगूठे ग्रीन है, उनका नाखून ग्रीन है, और जब पैर के अंगूठे ग्रीन पड़ जाते हैं पोटेशियम बहुत ज्यादा हो गया है ऐसा लगता है? फिर मैंने कहा माँ की एड़ियां फटी हुई होगी, थोड़ा एक बार चेक करके बताओ। अरे बोले भैया परेशान है हम, चेक क्या करना है? माँ मोमबत्ती जला जला के उसमें डालती है, माँ की एड़ियां फटी हुई है। मैंने कहा पोटेशियम की प्रॉब्लम है ये। बोले भैया ऐसे पता लग जाता है? हाँ, बहुत साल जब प्रैक्टिस को हो जाते हैं तो पता लग जाता है, देख के तो समझ में आ जाता है। रेटिना कंस्ट्रिक्टेड है तो पता लग जाता है ना। अगर प्यूपिल अगर ड्रूप कर रहा है तो पता लग जाता है किस तरह की प्रॉब्लम है ना, देख के समझ में आता है। इसीलिए डॉक्टर पुराना जो होता है वो ज्यादा सवाल नहीं करता, अच्छा दिखाओ, ओके ठीक है, लिखना शुरू कर देता है। आप ये कहते हो पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं, जाते ही लिख दिया। इसलिए लिख दिया क्योंकि उसने आपको देखा, देख के उसको समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, बड़ा इस पे चर्चा हम करें, इसको समझो। ये देखो गजब की चीज देखिए आप। एक बार मैं अपना वीडियो ऑफ करके इसको थोड़ा सा समझाता हूं, इसको थोड़ा समझिएगा। इधर देखिए आप, टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। मोनोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया का मतलब हो गया एक टांग का लकवा, एक टांग का लकवा मोनोप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब आधे शरीर का लकवा, हेमीप्लेजिया, हेमी मतलब आधा, हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा। डाइप्लेजिया का मतलब दोनों हाथों का लकवा, पैरालिसिस। पेराप्लेजिया का मतलब कमर के नीचे का पैर, कमर के नीचे का लकवा, पेराप्लेजिया। और क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्री मतलब चार है, मोनो, डाई, ट्राई, क्वाड्रा, क्वाड्रा मतलब चार, चारों का लकवा। किसका चारों का? ये दो हाथ और ये दो पैर, इनका लकवा होने को क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं। 8 और एबो C5, ये C5 से 1 2 3 4 5, C5 या C5 से ऊपर कहीं पर भी अगर कंप्रेशन हुआ तो क्या हो जाएगा? पूरे शरीर का लकवा हो जाएगा, लेकिन मुंह का लकवा नहीं होगा। वो आराम से बात करता हुआ मिलेगा आपको,
आंखें भी ठीक होगी, दिमाग भी ठीक काम करेगा, बाकी का शरीर काम नहीं करेगा, लेकिन बंदा बोलता हुआ दिखाई देगा। तो क्या समझ में आता है? C5 से ऊपर ऊपर कहीं प्रॉब्लम हुई। C5 और C6 के बीच में पैरालिसिस ऑफ लेग्स, रिस्ट एंड हैंड्स, वीकनेस ऑफ शोल्डर, एब्डक्शन। अब देखिए एब्डक्शन को समझाता हूं आपको, उसके बाद में इस स्लाइड से हम बाहर निकल जाएंगे, है ना। थोड़ा सा एब्डक्शन को समझिए, एडक्शन एब्डक्शन को समझते हैं। एब्डक्शन किसका? वीकनेस ऑफ शोल्डर एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब दूर ले जाना, है ना। एब्डक्शन का मतलब दूर ले जाना, शोल्डर को दूर ले जाने में कमजोरी का महसूस होना, शोल्डर एब्डक्शन। ठीक है, तो शोल्डर एब्डक्शन या आर्म एब्डक्शन। एब्डक्शन मतलब दूर ले जाना, दूर ले जाने में, फैलाने में। आर्म्स एब्डक्शन, बाहों को फैलाने में तकलीफ का होना। क्या काम करेगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम काम करेगा। और क्या काम करेगा? D3 काम करेगा, पेन ऑयल काम करेगा, रिवर्स एज हमारा काम करेगा, महिलाओं में अगर है तो हर काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखते हैं, हॉनर सिंड्रोम। C8 और T1, ये C8 और T1 के बीच अगर प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा? ये आंखों के ऊपर और फेस के ऊपर प्रॉब्लम करेगा। देखिए टॉसिस हो जाएगा, ड्रूपिंग आईलिड हो जाएगा, अपने आप आंखें जो है, आईलिड्स आंखों के ऊपर गिरना शुरू कर देगी, और जब आंखों के ऊपर गिरना शुरू कर देगी तो ड्रूपिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया है रीढ़ की हड्डी में पीछे। ठीक है, मायोसिस का मतलब ये आंखें जो है उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये इस तरीके से चेहरे के ऊपर पसीना नहीं आएगा। अभी पिछले कुछ दिनों में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि पूरी बॉडी में पसीना होता है, मुंह पे पसीना नहीं होता है। तो नोट कर लीजिए इस बात को, अगर मुंह पे किसी को पसीना नहीं होता है तो क्या करना है? कैल्शियम मैग्नीशियम D3 देना है। ठीक है, बाकी फिर जो है हमने इसके ऊपर तो बात कर ही रखी है, डीजेनरेटिव डिजीज पे हमने बात कर रखी है। ये डिस्क है, ये देखिए, ये आपकी दो हड्डियों के बीच की डिस्क है, ये दो हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये देखो ये खत्म हो गई है। जब ये खत्म हो जाती है तो फिर दो हड्डियां आपस में टकराती है और ये एक बीमारी हो जाती है। ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिक स्पाइन में क्या होता है? ये सारे जॉइंट्स जो हैं उसका इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। जल्दी खत्म करते हैं। लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन, ये नेटवर्कर लोगों में ज्यादा होता है, आपको भी होगा, आज नहीं तो थोड़े समय बाद में होगा, लेकिन लॉर्डोसिस होगा। लॉर्डोसिस इसलिए होता है क्योंकि आप खूब ज्यादा ट्रेवल करते हैं, बहुत ज्यादा आप ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज्यादा दिन भर खड़े रहने का काम आपका होता है, या आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है, तो लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन हो जाता है। ये देखो ये सीधा साधा सा है, ये देखो ये घूम गया है यहाँ। तो जब आपकी बैकबोन इस तरह से घूम जाती है, बुढ़ापे में आपको पेशाब की तकलीफ होती है, नीचे के पैर जो है कांपने लगते हैं और उनकी बीमारियां अक्सर हो जाती है। इसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, रिवर्स एज कंटिन्यूसली खाते रहना है। बाकी और क्या बता दें, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। और ये आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है, इसको थोड़ा बता दूं, उसके बाद खत्म कर देते हैं। आज का सेशन काफी लंबा भी हो गया है, बोरिंग भी हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा नॉलेज लेके एक साथ में फिर भारी हो जाएगा। दोनों पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, फिर खत्म करते हैं। दो पिक्चर है, एक पिक्चर ये है, एक पिक्चर ये। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद सेशन खत्म कर देते हैं। इसको देखिए, ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला, ये जो कुशन है वो कुशन पूरा है, आर पार है। आर पार जब कुशन है तो हेल्दी स्पाइन है। ये कुशन छोटा हो गया है तो क्या हो गया है? ये हड्डी इस हड्डी से जुड़ गई है, ये हड्डी ही इस हड्डी से जुड़ गई है। यानी कि जो फ्यूजन था इस तरीके का, जो ये बोन का ये जॉइंट था, वो जॉइंट पक्का हो गया। अब ये जॉइंट हिलेगा नहीं, तो वहां से क्या होगा? अब ये बोन फ्लेक्सिबल नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जुड़ गई है। इसको क्या बोलते हैं? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये गर्दन के पास में अक्सर हो जाता है। बहुत ज्यादा जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल देखने का काम करते हैं, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास बहुत ज्यादा आती हैं आजकल।
तो इसके लिए भी क्या होता है, एक तो आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, पोस्चर बदलना है, वॉकिंग करिए, उससे थोड़ा थोड़ा सा गर्दन भी हिलती है साथ साथ में, वो जरूरी है। और एक ही पोस्चर में बहुत देर तक नहीं रहना है मोबाइल देखते वक्त वगैरह। और इससे बचने का एक साधन है, वो है हमारा पेन ऑयल जो है उसकी मसाज। ऐसे ही कर लिया करिए, अगर नहीं भी दर्द है तो भी कम से कम गर्दन के आसपास मसाज, है ना, घुटनों में और जहां जॉइंट्स है वहां कर लिया करिए। उसमें इस तरीके के हर्ब्स हैं कि वो हर्ब्स जब आपके अंदर जाते हैं मसल्स को गर्म करते हैं, जब वो गर्म करते हैं तो वहां जो इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा वो रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बाकी विटामिन D3 मैग्नीशियम कैल्शियम अपना काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन तो थोड़ा सा और बाकी बचा हुआ था, लेकिन एक देखिए ये एक्टिव किड्स पे हमने बात करी थी, उसमें आप देखिए ये बच्ची को देखिए आप, ये बच्ची के पैर जो हैं ये देखिए आप, ये किस तरीके से हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं ये पैर, है ना, ऐसा करके ऐसा पैर हो गया है, ये आप देखिए इस तरह का पैर हो गया है। इसको हम बोलते हैं रिकेट्स। ये क्यों होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। इसलिए बच्चों को एक्टिव किड्स देना चाहिए और देना ही चाहिए। इंतजार मत करिए कि ऐसे पैर हो जाएं, उससे पहले दीजिए। आप अपने कस्टमर्स को ये कहिए कि आप अपने बच्चों को बीमार होने के बाद की आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, उससे पहले ही दीजिए। एक्टिव किड्स तो किसी बीमारी से रिलेटेड है भी नहीं, वो आपके बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए है। तो 3 साल से ऊपर के अगर आपके बच्चे हैं दे दो। अगर वो पूछते हैं क्या फायदा करेगा, निश्चित रूप से फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा, घबराइए मत। उसमें नहीं देने से जो नुकसान होने वाला है उससे आपका बच्चा बच। ये देखिए आप, इसकी टांगे देखिए ऐसे धनुषाकार हो गई है ऐसे करके, है ना, ये अंदर की तरफ इन्वर्टेड हो गई हैं ये टांगे। ये होती है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है बच्चों में। फिर क्या करेंगे, इसको ठीक कर लेंगे? हरगिज ठीक नहीं होता, रिकेट्स कभी ठीक नहीं होता। तो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में आपके बच्चों की पूरी जिंदगी बचा सकता है, ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है साहब, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन। आई बिलीव दैट इट वाज वर्थ प्रेजिंग। आज का टाइम आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करता हूं कि आगे फिर आप लोगों के साथ में जुड़ाव होगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बीमारी, एक नए न्यूट्रिशन, एक नए डाइटरी सप्लीमेंट के साथ में आपके बीच में फिर आऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय।